हेलो एवरीबॉडी, चलिए मैं इस वीडियो में क्लास 9th के सोशल साइंस का जो ओसवाल बुक्स है उसके सैम्पल पेपर 1 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये सैम्पल पेपर 1 का एसएसटी का, सोशल साइंस का एसएसटी का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें 1 से लेके 1 to 22 1 से लेके 22 तक सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दे चुका हूँ। आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन ए और सेक्शन बी में उस वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए सेक्शन सी से 23 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जहां से हम पीछे वीडियो में छोड़े थे। देखिए आपके पेपर में ऐसे पैसेज वाले भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए सेक्शन सी में जो 4 क्वेश्चन है, देखिए 23, फिर देखिए 24, ये भी पैसेज वाला, ऐसे पैसेज आपका कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होगा, फिर आंसर देना होगा। फिर देखिए आप आगे देखेंगे 24, 23, 24 हो गया। देखिए 23 है, 23 के बाद देखिए आपका 25 भी है पैसेज वाला, 26 भी है पैसेज वाला, और उसके बाद आप देखेंगे इसमें तो आप देखेंगे यहाँ पे 27 नहीं है। तो आपके जो 4 क्वेश्चन है यहाँ पे पैसेज वाले हैं। चलिए क्या सॉल्व करते हैं एक एक पैसेज को देख के। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से है, 22 तक तो मैं पीछे बता चुका हूँ। आप 23 से देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में इस पैसेज में दिया है। देखिए क्या दिया है, इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के हिसाब से जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आता है वैसे ही इसको आंसर लिखना है। चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 में द सिटी ऑफ पेरिस के शहर में अलार्म बज गया। अलार्म मतलब कुछ हलचल हुई वहां पे। देखिए कैसा, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स, राजा ने जो उसकी सेना थी उसको कमांड किया टू मूव इनटू द सिटी, शहर में मूव करने के लिए। रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, ऐसा रूमर फैल गया कि राजा ने कहा है कि लोगों को, आर्मी से अपने कहा कि लोगों को तुम ऐसे फायर कर सकते हो। फिर सम 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, 7,000 मेन और 7,000 पुरुष और औरत जो है ये टाउन हॉल में गैदर्ड हो गए एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल मिलिशिया, और उन्होंने डिसाइड किया कि पीपल मिलिशिया। देखो पीपल मिलिशिया किसे बोलते हैं, पीपल मिलिशिया किसे बोलते हैं, जो लोग होते हैं ना अगर वो हथियार उठा लिए तो उसी को क्या बोलते हैं, पीपल मिलिशिया बोलते हैं। तो 7,000 लोग और वुमेन, पुरुष और वुमेन गैदर हुए टाउन हॉल में और वो डिसाइड किए कि हम लोग एक मिलिशिया बनाएंगे, हथियार उठा लेंगे हम लोग। दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स, उन्होंने जो सरकार की बहुत सारे बिल्डिंग थे उनको तोड़ दिया हथियार के खोज में। फाइनली लास्ट में ए ग्रुप ऑफ 700 पीपल, 700 लोगों का ग्रुप जो था, मार्च टुवार्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, जो शहर के पूर्वी दिशा में घूमे चले। फिर देखिए स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल, बेस्टाइल एक जेल था, उसको तोड़फाड़ किए। वेयर दे होप टू फाइंड होल्ड एमुनेशन, देखो ये था ना पहले जो 7,000 लोग ये मिलिशिया फॉर्म किए थे, वो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग को वो अटैक कर रहे थे ताकि उन्हें हथियार मिल जाए। तो यहाँ पे बेस्टाइल पे वो गए और सोचे कि यहाँ पे जैसे वहाँ पे सब कुछ तोड़ दिए, वो सोचे कि यहाँ पे बहुत सारा गोला बारूद होगा, इसलिए वहाँ पे तोड़फोड़ किए। इन आर्म फाइट डेट फॉलोड, जो उनकी फाइटिंग हुई, द कमांडर ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल और आम इंसान लड़ रहे थे ना, तो जो बेस्टाइल का कमांडर था वह मारा गया। एंड प्रिजनर रिलीज्ड, और वहां से जितने भी कैदी थे उनको उन्होंने रिहा कर दिया। थ्रू देयर वेयर ओनली 7 ऑफ देम, वहां पे उस जेल में बस 7 ही कैदी थे। कितने थे, 7 कैदी थे। 8 द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल, लेकिन जो बेस्टाइल का जो जेल था वो सब उसको नफरत करते थे। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग, क्योंकि ये राजा के तानाशाही पावर को दिखाता था। जैसे राजा के खिलाफ कोई भी जाता था तो उसको उठा के वो बेस्टाइल जेल में डालता था, इसीलिए लोग उससे नफरत करते थे। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश, वहाँ का किला को तोड़ दिया गया। एंड स्टोन फ्रेगमेंटेड वेयर सोल्ड इन द मार्केट, और यहाँ तक कि उसमें से जो एक ईंट भी निकले थे, पत्थर भी निकले थे, उसको भी मार्केट में बेच दिए लोगों ने बेच दिया मार्केट में। लोगों के अंदर इतना गुस्सा था। हु विशेस टू कीप सोवियर ऑफ देयर डिस्ट्रक्शन, और आज उस जो बेस्टाइल का जो बेस्टाइल का किला जो तोड़ा गया था
वहां पे एक निशान भी नहीं है कि यहाँ पे बेस्टाइल का किला हुआ करता था, क्योंकि लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि वो किला को तो तोड़े ही, और साथ ही साथ उसकी जो ईंटें थे उसको भी मार्केट में बेच दिए। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये पैसेज था। अब पैसेज के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, ऐसे आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएगा। देखिए कैसे है, ये एमसीक्यू है। देखिए, हाउ मेनी मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। टाउन हॉल में कितने मेन और वुमेन गैदर्ड हुए? तो देखिए यहां पे था ना 7000 मेन और वुमेन गैदर्ड हुए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 23 का फर्स्ट इसमें हो जाएगा। ये फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, 7000 यहां पे गैदर्ड हुए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। ऑन 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस का सिटी था वह अलार्म में क्यों था? देखिए क्योंकि ये रूमर फैल गया था कि किंग ने, राजा ने आदेश दिया है आर्मी को कि आप सिटीजन को क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, थर्ड वाला देखो। इन आर्म फाइट, लड़ाई में हु वाज किल्ड इन द फोर्ट्रेस ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल के किला में कौन मारा गया था? देखो लोग किसको मार दिए थे? आप पीछे पढ़े ना, कमांडर को मार चुके थे। देखिए मैं पैसेज में आपको दिखा दूं, यहां पे देखिए ये कमांडर है ना, कमांडर ऑफ बेस्टाइल को क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? कमांडर। फिर देखिए फोर्थ वाला है, व्हाई डिड पीपल हेट बेस्टाइल। पीपल जो लोग थे बेस्टाइल को क्यों मारते थे? बेस्टाइल को क्यों नफरत करते थे? बेस्टाइल जो जेल थी, क्योंकि ये जो है राजा के डेस्पोटिक पावर को डिनोट करता था। राजा के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो राजा अपना तानाशाही दिखाता था और उसको बेस्टाइल के किला में ले जाके कैद कर देता था, इसलिए लोग यहाँ पे नफरत करते थे। देखिए ये एक पैसेज है ना, एक पैसेज मैंने इसको क्लियर किया। ऐसे ही आपके 3 पैसेज और है। देखो ये 24 पैसेज है, 25 पैसेज है, 26 पैसेज, 25 के ये क्वेश्चन है, फिर 26 के ये क्वेश्चन है, फिर देखिए 26 के, हाँ 3 क्वेश्चन है। देखिए आप इसको एक एक करके कीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक सॉल्व कराऊंगा तो लेंदी हो जाएगा। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए 23 तो मैंने करा दिया। 24 देखिए, 24 ये कोल्ड वेदर सीजन है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर दीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके क्वेश्चन देखिए, इसके जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है 4 ये क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए 4 हो गए। फिर नेक्स्ट है इसमें 25 का पैसेज ये छोटा सा है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए 25 में वो जो पीछे पैसेज था उसके बाद ये भी पैसेज है, और इसमें देखिए ये 4 क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। मैं देखो ये 26 ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी पैसेज वाला है, पैसेज को पढ़िएगा, और इसके जो एमसीक्यू हैं 4 इसको कीजिएगा सॉल्व। देखिए मैं एक बता दिया हूं कैसे करना है, आप बाकी इसको कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। देखिए यह है ना, ऐसे इसको आप कर लीजिएगा। फिर देखिए ये मैं सभी का आंसर दे रहा हूं। 24 का आंसर क्या होगा चारों क्वेश्चन के, 25 का आंसर क्या होगा चारों क्वेश्चन का, और 26 का आंसर क्या होगा चारों क्वेश्चन का। आप इसमें चारों ऑप्शन में देख सकते हैं। आप पैसेज को पढ़िएगा और जो आंसर होगा आप यहां से इसको मैच कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है, स्टेट एनी 5 कॉजेज फॉर द एम्प्टी ट्रेजर ऑफ फ्रांस अंडर लुईस 16। फ्रांस के अंडर जब लुईस 16 काम करते थे तो क्यों उनकी तिजोरी खाली हो गई थी? फ्रांस की तिजोरी क्यों खाली हो गई थी, इसकी रीजन बताना है। इसमें रीजन आप क्या बताएंगे? देखिए मैं इसमें 5 बोल रहा है, एक एक करके बताते हैं। देखो फ्रांस जो है बहुत लॉन्ग टाइम से लॉन्ग ईयर ऑफ वार बहुत लॉन्ग टाइम से युद्ध में व्यस्त था। युद्ध वो लड़ रहा था किससे? ब्रिटेन से। तो देखिए कभी भी युद्ध होती है तो पैसा खर्च होता है। देखिए इस समय रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना, तो पैसा दोनों तरफ से खर्च हो रहा है। वैसे ही फ्रांस जो है कई सालों से ब्रिटेन से युद्ध लड़ रहा था, इस वजह से उसकी ट्रेजरी क्या हो गई थी? खाली हो गई थी, उसकी खजाना खाली हो गया था। आप इसको डिस्क्राइब करके लिख देना। फिर देखिए 5 रीजन पूछना है। फिर देखो फ्रांस के जो राजा थे लुईस 16, वो देखो एक तो देश में पैसे की कमी थी, लेकिन वो अपनी विलासिता वाला जीवन जीने की तरीका छोड़ नहीं रहे थे। वो अपना लेविस लाइफ स्टाइल से जी रहे थे। फ्रांस के राजा जो रहते थे वर्साइल में, और उनकी जो कोर्ट थी, जिस महल में रहते थे वर्साइल में, वो बहुत ही भव्य तरीके से बनाई गई थी। देश में तो कमी थी पैसे की, लेकिन वो और विलासिता से रहते थे, और पैसा वो लेविस स्टाइल से रहते थे। तो इसके वजह से भी फ्रांस की पैसा कमी हुई, ट्रेजरी उसकी खाली हुई।
और लुइस 16 जो ही वो फ्रांस के राजा बने, उन्होंने अमेरिका के 13 कॉलोनी किसके 13 कॉलोनी ऑफ अमेरिका को आज़ाद कराया। 13 कॉलोनी ऑफ अमेरिका को आज़ाद कराया किससे? ब्रिटिश के चुंगल से। जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन के कब्जे से 13 कॉलोनी ऑफ अमेरिका को रिलीज कराया। तो मैं अभी पहले बताया ना, कभी भी युद्ध होता है तो पैसा खर्च होता है, तो इसमें भी अमेरिका तो आज़ाद हो गया, लेकिन फ्रांस का बस नाम हुआ कि हाँ भाई फ्रांस आज़ाद कराया है, लेकिन फ्रांस की तिजोरी क्या हुई? इसके वजह से खाली हो गई। 5 पॉइंट बताना है ना, इसमें 3 हो गया। चौथा देखिए, फ्रांस जो है इसके वजह से, युद्ध के वजह से, वार के वजह से बहुत ज़्यादा डेप्ट में चला गया। क्या? कर्ज में चला गया। बताया जाता है एस्टिमेट के हिसाब से, देखो उस समय फ्रांस की करेंसी का क्या नाम था? लिवरे था। क्या था? लिवरे था। और बताया जाता है, एस्टिमेट बताया जाता है कि 2 बिलियन, देखिए उस समय कितना बड़ी अमाउंट थी, 2 बिलियन लिब्रे से भी ज़्यादा अमाउंट में फ्रांस की देश जो कर्ज में चली गई थी। देखिए इस समय आपका पाकिस्तान और श्रीलंका कर्ज में जा चुका है ना बहुत ज़्यादा, वैसे ही फ्रांस उस टाइम लुइस 16 के टाइम 2 बिलियन से ज़्यादा लिब्रे कर्ज में चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट लिस्ट में 5 बताना है। फिर देखो, जो लेंडर जो पैसा दिए थे फ्रांस को, जो लेंडर हु गिव्स वह लेंडर जो पैसा दिए थे, हु गिव्स मनी टू स्टेट, हु गेव मनी जो पैसा दिए थे स्टेट को, स्टेट मतलब क्या? यहाँ पे स्टेट डिनोट कर रहा है फ्रांस की सरकार को। वह क्या करने लगे? वह चार्ज करने लगे हाई इंटरेस्ट ऑफ लोन की हाई इंटरेस्ट लेने लगे, हाई इंटरेस्ट ऑफ लोन। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है ना, क्यों फ्रांस की तिजोरी खाली हो गई थी? बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा था, राजा अपने ये लेविश लाइफ स्टाइल को छोड़ नहीं रहा था। लुइस 16 देखो युद्ध तो चल ही रहा था, लुइस 16 आके फिर 13 कॉलोनी को आज़ाद कराया तो फिर और युद्ध में चला गया, जिसके वजह से फ्रांस की देश क्या हो गई? कर्ज में चली गई। बताया जाता है कि 2 बिलियन से ज़्यादा वहाँ पे कर्ज हो गया। जो पैसा दिए थे, जो पैसे सरकार को दिए थे, वो क्या करने लगे? हाई इंटरेस्ट लेने लगे। इसके वजह से फ्रांस की तिजोरी खाली हो गई। देखिए इसमें आर वाला है क्वेश्चन, आर वाले को भी देखिए। 27 का आर देखिए, 27 का आर है क्या है? वाई वॉज नाजी प्रोपेगेंडा? नाजी किसकी आर्मी थी? नाजी हिटलर की थी ना। तो नाजी प्रोपेगेंडा इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए हेट्रेड फॉर ज्यूज। इसमें भी 5 रीजन लिखना है। देखो हिटलर जो था वह सक्सेसफुल हो गया था ज्यूज के खिलाफ भड़काने में। ज्यूज से ऐसा कर दिया कि देश के लोग ज्यूज से नफरत करने लगे। तो ऐसा बोलना है कि कौन ऐसे 5 रीजन थे जिससे वह उसके देश के लोग ज्यूज से नफरत करने लगे। तो देखिए कैसे ज्यूज है, देख हिटलर कैसे कामयाब हो गया? ज्यूज को माना जाता है, ज्यूज वेयर स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप्ड ज्यूज को माना जाता है एज ए किलर ऑफ जीसस क्राइस्ट। किसके? जीसस क्राइस्ट के हत्यारा के रूप में किसको माना जाता था? ज्यूज को। और इसको हिटलर ने बहुत नाजी की आर्मी मतलब हिटलर ने इसको बहुत ही तेजी से प्रोपेगेंडा फैलाया। देखिए आज के समय अगर मुस्लिम कम्युनिटी में अगर पता चल जाए कि मोहम्मद शाह को किसी इंसान ने मारा था, किसी समुदाय ने मारा था, भगवान राम को किसी और ने मारा था, तो वहाँ पे प्रोपेगेंडा फैल जाएगा, लोग नफरत करने लगेंगे। वैसे ही हिटलर ने ये प्रोपेगेंडा फैलाने में कामयाब हो गया कि ज्यूज जो है, जीसस क्राइस्ट को मारने वाले कौन है? जीसस क्राइस्ट को मारने वाले ज्यूज हैं। फिर देखिए माना जाता है आप, और देखो और कैसे ये नाजी प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल है ज्यूज के खिलाफ, क्योंकि ज्यूज जो है बहुत ही लंबे टाइम से, फ्रॉम मिडाइवल टाइम्स, बहुत ही प्राचीन टाइम से वो थे ओनरशिप ऑफ लैंड। उनके पास ही जो जमीन थी, जमीन के ओनर कौन थे? ज्यूज के पास ही थे।
बहुत ही लंबे टाइम से ज्यूज के पास जमीन थी। अब देखिए देश में अगर मान लीजिए 2% लोगों के पास ही जमीन है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में, तो जो बाकी के लोग हैं वो क्या करेंगे, कभी भी इनसे हेट करेंगे। तो नाजी ने इसको भी प्रोपोगंडा बनाया कि ऐसा क्यों है, एक तो ये भगवान के जीसस क्राइस्ट के हत्यारे भी हैं और इनके पास ज़्यादा जमीन क्यों होनी चाहिए, इससे भी ये नफरत फैली ज्यूज के खिलाफ। फिर देखिए वर्ल्ड वार वन जब हारी, वर्ल्ड वार वन जब हुआ, कब हुआ था, 1914 से 1918 में, 1914 से ही है, 1918 है, 1914 से 1918 में जर्मनी क्या हुई, जर्मनी हारी। जर्मनी जब हारी तो जर्मनी को लीड कौन कर रहे थे, उस समय के ज्यूज किंग कर रहे थे, तो हार का जिम्मेदार किसको माना गया, ज्यूज को माना गया। तो इसके वजह से भी नाजी ने वर्ल्ड वार वन की हार की जिम्मेदारी किसको सौंप दी, ज्यूज को सौंप दी। फिर देखिए इस हार के वजह से 13% ऑफ लैंड, 13% जर्मनी की लैंड, और जर्मन देखो 13% जर्मन के लैंड तो गए ही, साथ ही जर्मन के जो आयरन प्रोडक्शन थे, जो यहाँ पे लोहे की उत्पादन होती थी, आयरन प्रोडक्शन थे, कोल प्रोडक्शन थे, क्या थे, कोल प्रोडक्शन थे, कोयला की उत्पादन जो हुआ करती थी, यह किसके पास चली गई, एलाइड कंट्री। वर्ल्ड वार वन में जो एलाइड कंट्री जो जीत गए थे उनके हाथों में चली गई थी। तो ये भी क्या थी, जर्मनी के लिए डिसरेस्पेक्टफुल थी, उनके लिए अपमानजनक थी। और ये किसके वजह से हुआ था, ज्यूज के वजह से, क्योंकि वर्ल्ड वार वन में जर्मनी को कौन लीड कर रहे थे, ज्यूज लीड कर रहे थे। और ऐसे ही करके प्रोपेगेंडा फिल्म बनाया गया, ऐसे ही करके प्रोपेगेंडा फिल्म वेयर मेड, ऐसे ही प्रोपेगेंडा फिल्म बनाया गया, मेड टू क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट हैट्रेड, नफरत फॉर ज्यूज के खिलाफ नफरत करने के लिए ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाया गया। ऐसे ही आप 5 स्टेप है, इसमें आप लिख सकते हैं 5 पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं। मैं इसको पॉइंट वाइज दे दिया हूं, आप इसको स्टोरी के रूप में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द प्रेजेंट जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। 2 फोर्सेस के बारे में बताना है जो इंडिया के पोजीशन को, इंडिया के शेप को डिस्क्राइब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट वेयर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के कौन कॉन्टिनेंट पार्ट थे। देखिए पहले देखिए फोर्स 2 पूछ रहा है ना, तो फोर्स 2 तरह के होते हैं, एक कन्वर्जेंट फोर्स होता है, हाँ कन्वर्जेंट फोर्स, और एक डाइवर्जेंट फोर्स होता है, डाइवर्जेंट फोर्स। एक कन्वर्जेंट फोर्स है और एक डाइवर्जेंट फोर्स है। देखिए कन्वर्जेंट, देखो हम जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे प्लेट है, प्लेट लगी हुई है, प्लेट के ऊपर ही ओशंस और आपके ये कॉन्टिनेंट हैं। देखिए कन्वर्जेंट में क्या होता है, जब एक प्लेट दूसरी तरफ के सामने आए, ऐसे दोनों जाके टकरा जाए, कन्वर्ज हो जाए, दोनों मिले एक तरफ से, ये भी ऐसे मूव करे और ये भी ऐसे मूव करे, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट फोर्स। और एक जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाए, देखिए अगर एक प्लेट दूसरी तरफ से दूर जाए तो उसे हम डाइवर्जेंट फोर्स बोलेंगे, और एक प्लेट दूसरी तरफ के पास आए तो उसे कन्वर्जेंट फोर्स बोलेंगे। जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर अलग अलग तरह के क्या है, प्लेट है, प्लेट ये नीचे क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जब ये आमने सामने आएंगे और मूव करेंगे तो कन्वर्जेंट फोर्स, जब दूर जाएंगे एक दूसरे से तो डाइवर्जेंट फोर्स। ये दोनों फोर्स को आप डिटेल में डिस्क्राइब करके लिख देना, इसी के बारे में पूछा है। फिर पूछ रहा है विच कंटिनेंट वेयर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के कौन कौन से पार्ट थे। देखिए गोंडवाना लैंड के पार्ट पूछ रहा है ना, गोंडवाना लैंड का कौन सा कॉन्टिनेंट पार्ट था, तो गोंडवाना लैंड का आपका जो आज का एशिया है, एशिया में देखिए एशिया में सब कुछ नहीं, एशिया में जो इंडिया का डिकेन प्लेटू है, डिकेन प्लेटू जो आपका महाराष्ट्र वाला आ गया, तमिलनाडु नीचे वाला जो एरिया है ना, डिकेन प्लेटू ऑफ इंडिया आ गया, डिकेन प्लेटू ऑफ इंडिया आ गया, एशिया के डिकेन प्लेटू ऑफ इंडिया आ गया। फिर आपका इसमें ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट है। पार्ट
थे, जो कि उस समय पूछ रहे हैं गोंडवाना लैंड के कौन से कॉन्टिनेंट पार्ट थे, तो एशिया का डिकेन प्लेटू आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया आपका, साउथ अमेरिका भी एक ही साथ था, साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, फिर देखिए साउथ अफ्रीका भी हो गया, साउथ अफ्रीका भी हो गया, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका नीचे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। देखो इतने सारे एरिया जो थे, इतने सारे कॉन्टिनेंट पहले गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। 28 में ही आर है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कोल्ड वेदर सीजन, ठंडी के सीजन को और हॉट वेदर सीजन, गर्मी के सीजन को डिस्क्राइब करना है दो फीचर्स के साथ। देखो तो ये तो सिंपल है, आप इसको लॉजिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट दे दे रहा हूं। कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन और किसके बारे में बताना है आपको, कोल्ड वेदर सीजन के बारे में बताना है, और हॉट वेदर सीजन, हॉट, देखो यहाँ पे वेदर की स्पेलिंग गलत हो गई है, WEATHER लिख दीजिएगा। चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ। वेदर की स्पेलिंग क्या होती है, ये कोल्ड वेदर है ना, कोल्ड वेदर, WEATHER, कोल्ड वेदर सीजन और हॉट वेदर सीजन। देखिए इसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये ठंडी के समय और गर्मी के समय को डिस्क्राइब करना है पॉइंट के हिसाब से। देखिए जो आपका कोल्ड वेदर, ठंडी कब चालू होती है, नवंबर में चालू होती है, तो आप बता देंगे कि कोल्ड वेदर सीजन कब चालू होती है, नवंबर में चालू होती है नॉर्थन इंडिया में। जो ऊपर वाला नॉर्थन इंडिया है वहाँ पे कब चालू होती है, नवंबर में, और ये कब तक रहती है, स्टे टिल फरवरी। देख रहे हैं इस समय ठंडी चल रही है ना, जनवरी में भी, तो अब फरवरी तक आपका रहेगा। तो इसी के बारे में इसमें बताना था। कोल्ड वेदर सीजन नवंबर में चालू होता है और फरवरी तक रहता है। ये कब चालू होता है, ये चालू होता है आपका मार्च में, ठंडी बीतेगी, ये मार्च में चालू हो जाएगा, और कब तक रहेगा, मार्च से आपका मई तक रहेगा। ये एक पॉइंट हो गया। फिर देखो इसमें 2 पॉइंट बताना है ना। फिर इसमें कोल्ड वेदर सीजन में डे क्या रहता है, डे, दिन जो है थोड़ा सा गर्म होता है, रात तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठंडी में रात क्या होता है, रात जो होती है बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। इन कंपैरिजन, रात के कंपैरिजन में दिन थोड़ा सा, दिन में तो थोड़ा सा धूप भी निकल जाता है, तो दिन क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है। फिर देखिए इसमें जो हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई, इसमें बहुत तेज हवा बहती है। हॉट एंड ड्राई विंड, जो हॉट एंड ड्राई, गर्म और जो सूखी हुई विंड बहती है, उसे हम क्या बोलते हैं गर्मी में, उसे हम लू बोलते हैं। लू बह रही है, ये ब्लो होती है, बहती है कब, ड्यूरिंग डे, दिन में क्या होती है, दिन में आपकी लू बहती है। इसी के बारे में बताना था ना। फिर देखो एक और पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा लिख लीजिए, 2 ही पूछ रहा है, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। टेम्परेचर जो है आप देखेंगे कोल्ड वेदर सीजन में, जो टेम्परेचर है, जो तापमान होता है, टेम्परेचर ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। कहाँ से, डिक्रीज होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम नीचे की तरफ। साउथ में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो क्या होता है, डिक्रीज होना चालू हो जाता है। वही कोल्ड हॉट वेदर सीजन में देखिए यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपकी बढ़ोतरी होती है, राइज इन टेम्परेचर। एंड फॉल इन एयर प्रेशर, फॉल इन एंड फॉल, कमी होती है इन एयर प्रेशर, एयर प्रेशर में क्या होती है, कमी होती है। फॉल इन एयर प्रेशर इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में क्या होती है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी लेकिन एयर प्रेशर में कमी होती है। ऐसे ही आप इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का आपको मीनिंग बताना है इसमें, और एक्सप्लेन द टर्म सोशलिस्ट आपको टर्म बताना है। डेमोक्रेटिक जो प्रीएम्बल में दिया है उसको, देखो प्रीएम्बल किसे बोलते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को मेन पॉइंट को क्या किया गया है, प्रीएम्बल में लिखा गया है कि जैसे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी राइट दी गई है, किसके बारे में बताया गया है, उसी को शॉर्टकट में किस में लिखा गया है, प्रीएम्बल में लिखा गया है। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते होंगे तो उसमें सबसे पहले प्रीएम्बल दिया रहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेनिटी कंसर्न, ये पढ़े है ना, वही प्रीएम्बल होता है। लेकिन यहाँ पे प्रीएम्बल की डेफिनेशन पूछ रहा है कि प्रीएम्बल किसे बोलेंगे, तो देखो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीएम्बल की डेफिनेशन,
कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन चालू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ ए शॉर्ट स्टेटमेंट, छोटे से स्टेटमेंट से चालू जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स, इसके बेसिक वैल्यू से जो चालू होती है, जो शॉर्टकट में लिखा रहता है वही क्या है, इसी को हम प्रीएम्बल बोलते हैं। आप डेफिनेशन देखो, प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है शॉर्ट स्टेटमेंट में जो भी दिया जाता है कि इसकी क्या क्या बेसिक वैल्यू है, इसी को हम प्रीएम्बल बोलते हैं। फिर देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है सोशलिस्ट की डेफिनेशन, इसको लिख देना कि इज नोन एज, प्रीएम्बल की मीनिंग यही है। फिर देखो सोशलिस्ट पूछा है ना, सोशलिस्ट किसे बोलते हैं, सबका समाजवाद बोलते हैं ना। सोशलिस्ट में क्या होती है, सोशलिस्ट में होता है देखो वेल्थ, जो संपत्ति है इज जनरेटेड, जो भी संपत्ति है जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, जो भी जमीन है, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, आपके समाज में जनरेट किया जाएगा, एंड शुड बाई शेयर्ड इक्वल बाई ऑल। देखिए इसको मैं पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं। देखो सोशलिस्ट में क्या होता है, जो भी संपत्ति है, ऐसा नहीं कि किसी के पास 100 बीघा जमीन होगा, जो भी संपत्ति रहेगी सबकी रहेगी। यहाँ पे राजा कौन रहेगा, राजा यहाँ पे जनता रहेगा, और इन द सेंस सब कुछ सरकारी रहेगा। रसिया में है ना, रसिया में कोई भी प्राइवेट इंटिटी नहीं बिलोंग करती है, सब कुछ किसका है, सरकार का है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं। पूछ रहा है डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी, चलेगी कुछ बेसिक रूल के हिसाब से। देखिए अगर आप इंडिया का एग्जांपल लेंगे तो इंडिया किसके हिसाब से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलती है, उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक बोलते हैं। सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट में किसी के पास संपत्ति नहीं रहेगी, सभी संपत्ति किसके पास है, सरकार के पास रहेगी, और उसके मालिक कौन रहेंगे, जनता रहेगी। यही दोनों इसमें अंतर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्शन, आप जो है इलेक्शन से क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। फिर आगे देखिए इसमें क्या है, एक्सप्लेन द नॉमिनेशन प्रोसेस एज प्रैक्टिस्ड इन इंडियन इलेक्शन, आपको बताना है कि इंडिया इलेक्शन में नॉमिनेशन की प्रोसेस क्या है। देखिए पहले इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं ना, इलेक्शन देखिए इलेक्शन क्या होता है, जो हम वोट देते हैं ना उसी को पूछ रहा है, उसको डेफिनेशन के रूप में पूछ रहा है। तो देखो इलेक्शन क्या होता है, इसके बारे में तो सब जानते हैं, इट इज ए प्रोसेस, इलेक्शन क्या होता है, प्रोसेस होता है बाई विच, जिसके द्वारा, इट इज ए प्रोसेस बाई विच, जिसके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स जो उठे हुए रहते हैं, जो लोग उम्मीदवार उठे हुए रहते हैं, गॉट इलेक्टेड, यह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उठते हैं, जैसे मोदी जी भी उठते हैं तो वो भी इलेक्शन में उठते हैं और वो चुने जाते हैं। हु विल फर्दर, और जो चुने जाएंगे, हु विल फर्दर, वो आगे क्या करेंगे, हु विल फर्दर मेक, बनाएंगे पॉलिसी बनाएंगे कि देश में क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड रूल अवर कंट्री। देखिए कंट्री, अब देखिए इसमें पूछा ना इलेक्शन किसे बोलते हैं, इलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा उम्मीदवार उठते हैं, नॉमिनेटेड लोग उठते हैं, जीतते हैं, और उसके बाद वो देश के लिए पॉलिसीज बनाते हैं कि कैसे देश को चलाना है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, एक्सप्लेन द नॉमिनेशन प्रोसेस प्रैक्टिस्ड इन इंडियन इलेक्शन, भारत में कैसे नॉमिनेशन होता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, पार्टी टिकट की जाती है, मान लीजिए बीजेपी की किसी को टिकट मिल गई, किसी को कांग्रेस की मिल गई, तो पार्टी टिकट क्या किया जाता है, पार्टी की टिकट, जैसे आम आदमी पार्टी, किसी को टिकट दिया जाता है, पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है, नॉमिनेशन फॉर्म, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है कि कोई ज़्यादा जैसे टेररिस्ट नहीं है, जब बहुत ज़्यादा करप्शन तो नहीं किया है, तो नॉमिनेशन फॉर्म उसका फिलअप किया जाता है। उसके बाद देखिए पहले पार्टी की टिकट दी जाती है, फिर नॉमिनेशन फॉर्म, फिर देखिए सिक्योरिटी, कुछ पैसे उसको लिए जाते हैं कि जैसे आप उठ रहे, देखो पैसे किस लिए ले जाते हैं, अगर पैसा सरकार नहीं लेगी तो सब उठने लगेगा, तो इस हिसाब से फ्री एंड फेयर कराने के लिए, थोड़ा अच्छा फेयर कराने के लिए इलेक्शन किया जाता है, कुछ सिक्योरिटी मनी की जैसे 15,000 20,000 ऐसे पैसा सबमिट किया जाता है, और बाद में क्या होता है,
नॉमिनेशन जो लोग अगर सबका उनका रिकॉर्ड अगर अच्छा हो गया, फिलअप सब अच्छा हो गया, तो नॉमिनेशन पेपर, जो नॉमिनेट करने वाला जो पेपर होता है, नॉमिनेशन पेपर्स जो होता है आर स्क्रूटिनाइज्ड, मतलब उस पर मुहर लगाया जाता है कि हाँ अब आप इलेक्शन में उठ सकते हैं। स्क्रूटिनाइज्ड, देखो क्या प्रोसेस था, आप इसमें ध्यान से देखेंगे। इलेक्शन के बारे में तो ठीक है, पार्टी की टिकट दी जाती है, फिर नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है, फिर कुछ पैसा जमा किया जाता है, फिर उसके स्क्रूटिनाइज किया जाता है कि हाँ आपके ऊपर मोहर लग गया, आप पहले इलेक्शन में उठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, फीमेल लिटरेसी इन इंडिया। जो इंडिया में फीमेल लिटरेसी है ये इज स्टिल फार बिहाइंड देन द मैन, लोगों से मतलब मर्दों से कम है। इसके रीजन बताना है और आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। देखो इसमें मैं पॉइंट वाइज आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख देना। देखिए इंडिया की एक परंपरा है, ट्रेडिशनली चली आ रही है कि इंडिया क्या है, पुरुष प्रधान देश है। क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। जो भी बाहर के काम करेंगे वो मर्द ही करेंगे, इसलिए ज़्यादा वैल्यू किसको दी जाती है, मेल को दी जाती है। पढ़ाई भी लिखाई भी इनको ही दी जाती है। तो जिसके वजह से तो इंडिया की हिस्ट्री भी रही है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। फिर इसमें यह देखा जाता है कि जो हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन भी इसमें आ जाते हैं। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन कैसे आते हैं, हिस्ट्री में भी देखेंगे आप। जो भी राजा रहा करते थे वह क्या थे, मेल ही थे। बाय द वे एक का दुख का देखें, झांसी की रानी, आप इंडियन हिस्ट्री में ही देख लेंगे तो झांसी की रानी रजिया सुल्तान को छोड़ के कोई भी फीमेल रानी नहीं थी। तो हिस्ट्री भी देखते हैं आप किसको दिखाती है, हिस्टोरिकल भी देखेंगे, कल्चरल रीजन भी देखेंगे, तो मेल को डोमिनेट किया जाता है। इस वजह से फीमेल पीछे रह जाती हैं। फिर आप देखेंगे कल्चरल के हिसाब से भी देखेंगे, कल्चर के हिसाब से भी कि मेल जो है मेल है वह काम पे जाएगा, बाहर काम पे जाएगा। वही जो फीमेल है उनका काम क्या है, बच्चे पैदा करना है, वंश को आगे बढ़ाएंगी। और प्लस देखो ये फीमेल को रिप्रोडक्शन के लिए माना जाता है कल्चर के हिसाब से। और साथ में ही डोमेस्टिक काम करेंगी। क्या करेंगी, डोमेस्टिक, घर का जैसे रसोई करना, फिर ये झाड़ू पोछा करना। तो इसके हिसाब से भी इनको पीछे रखा जाता है। इसको भी ये मेन रीजन हो जाता है कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता है। फिर देखिए आप जेंडर डिस्पैरिटी भी होती है। जेंडर डिस्पैरिटी देखिए क्या होती है, जेंडर डिस्पैरिटी मतलब जो सेक्स के हिसाब से, जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गया, इनको भेदभाव क्यों किया जाता है। एक मेन रीजन ये है कि माना जाता है, माना नहीं, इंडिया में एग्जिस्ट करती है कि शादी होती है तो लड़के जो है घर पे ही रहते हैं, लड़कियां दूसरे घर में चली जाती है। तो घर को चलाएगा कौन, लड़के चलाएंगे, मेल चलाएंगे। इसी वजह से इनको एजुकेशन दी जाती है कि अच्छे से पढ़ोगे तो मेरा घर, जिस घर से बिलोंग कर रहा है वो आगे जाएगा। और फीमेल को क्या है, फीमेल तो दूसरे घर में जाएगी, उससे हमको क्या लेना देना है। तो इसके वजह से एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। एजुकेशन में प्रेफरेंस किसको दी जाती है, पुरुष को दी जाती है, फीमेल को नहीं दी जाती है। क्योंकि फीमेल को माना जाता है, फीमेल को, कि वो पराये घर की लक्ष्मी है। फिर आप देखिए जो पुअर फैमिलीज होती हैं, पुअर फैमिली जो एजुकेशन को एफोर्ड ना कर पाए, वो क्या करती हैं, अपने बेटों को तो स्कूल भेज देती हैं लेकिन अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजती हैं। क्यों इसको नहीं भेजती हैं स्कूल, वही रीजन होता है कि लड़के जो हैं घर के चिराग हैं, वही लड़की क्या है, दूसरे घर की लक्ष्मी, ऐसे माना जाता है। आप तो देखते ही हैं कैसे पीछे रखे जाते हैं। इन सब रीजनों के वजह से क्या होती है, भारत में जो इंडिया में फीमेल की लिटरेसी है वो पीछे है, यही पूछ रहा है। आप इसको और डिस्क्राइब करके इसमें और पॉइंट ऐड करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, 31 का आर वाला है, डिस्क्राइब द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन पालमपुर। पालमपुर में आपको बताना है कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था और ये कैसे वेरियस ऑक्यूपेशन को क्या करता था, सपोर्ट करता था। देखिए पालमपुर के बारे में आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक का चैप्टर है। पालमपुर के बारे में आप पढ़ेंगे कि यह वेल डेवलप्ड सिस्टम था। यहाँ पे देखिए वेल डेवलप्ड
यहाँ पे अच्छी डेवलप्ड सिस्टम थी किसकी, यहाँ पे अच्छी डेवलप्ड सिस्टम थी रोड की। जब रोड अच्छा रहेगा तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होगा, रोड अच्छा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी थी, बिजली भी अच्छी आती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ट्यूबवेल से पानी आप निकाल सकेंगे। स्कूल थे, वहाँ पे पढ़ने के लिए स्कूल थे, और हेल्थ केयर, और वहाँ पे क्या थे, सरकारी हॉस्पिटल भी थे, हेल्थ केयर हेल्थ सेंटर थे वहाँ पे चेकअप करने के लिए। फिर साथ ही में वहाँ पे एजुकेशन देने के लिए आप देखेंगे वहाँ पे पालमपुर में एजुकेशन देने के लिए प्राइमरी स्कूल भी थी, प्राइमरी जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल थी, और साथ ही में वहाँ पे प्राइमरी स्कूल के साथ वहाँ पे एज वेल एज प्राइमरी स्कूल तो थी, और वहाँ पे हाई स्कूल भी था, ताकि बच्चे अपने अपर क्लास की एजुकेशन भी पा सकें प्राइमरी वहाँ पालमपुर के शहर में ही, वहीं पे गांव में पा सकें। फिर देखिए वहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर वाला भी सिस्टम था, प्राइमरी हेल्थ केयर था, प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब सरकारी वहाँ पे हॉस्पिटल भी था, हेल्थ केयर की फैसिलिटी थी, और साथ ही में जो कि गवर्नमेंट चलाती थी इसको, और वहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी था। क्या था, प्राइवेट डिस्पेंसरी, प्राइवेट में भी आदमी जाके वहाँ पे चेकअप करा सकते थे, प्राइवेट डिस्पेंसरी था। फिर साथ में आप देखेंगे कि पालमपुर में और क्या था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ऊपर तो बताया ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी थी, शॉपकीपर अच्छे थे, फिर इसके वजह से यहाँ पे क्या बढ़िया डेवलपमेंट था। और यहाँ पे देखेंगे तो फार्मिंग यहाँ की मेन एक्टिविटी थी, क्या थी, फार्मिंग मेन प्रोडक्शन था यहाँ पे पालमपुर का, फार्मिंग यहाँ पे लोग ज़्यादा करते थे। फार्मिंग में भी वो क्या करते थे, फार्मिंग में वे शुगर केन गन्ने की खेती करते थे, जो साल भर गन्ने की खेती क्या करते हैं, एक ही जमीन में साल भर तक होता है, और साथ ही साथ गन्ने की खेती तो करते ही थे लोग, वहाँ पे 3 डिफरेंट क्रॉप भी बो देते थे, जैसे रवि खरीफ जैद होता है ना, तो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ए ईयर, एक साल में जो 3 डिफरेंट क्रॉप होते हैं, कौन कौन से, रबी होता है, खरीफ होता है, रबी खरीफ होता है, और क्या होता है, जैद होता है। जैद रबी कब होती है, ठंडी में, ये ठंडी के बाद जो ही खत्म होगा खरीफ हो जाएगा, फिर गर्मी में क्या हो जाएगा जैद हो जाएगा। तो देखो शुगर केन की तो फसल होती हुई थी वहाँ पे, और वहाँ पे 3 डिफरेंट क्रॉप भी बोते थे। और देखो बोने की बात नहीं है, बोने के बाद वहाँ पे रोड अच्छी थी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, तो वो आसानी से जाके क्या कर लेते थे, वो आसानी से जाके रानीगंज के मार्केट में उसको बेच देते थे, गेहूं को वहाँ पे बेच देते थे, जिसके वजह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होने के कारण वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आप देखेंगे वहाँ पे कि वहाँ पे ऐसी नहीं कि बस फार्मिंग ही एक्टिव थी, वहाँ पे फार्मिंग तो मेन था, लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आप देखेंगे वहाँ पे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में वहाँ पे डेयरी, गाय भैंस भी आदमी रखते थे, डेयरिंग वाला जो डेयरी फार्मिंग है, देखो डेयरी की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, देखो DAIRY, डेयरी फार्मिंग, जो गाय से रिलेटेड, गाय भैंस दूध से रिलेटेड जो फार्मिंग थी वो भी वहाँ पे था। मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता था, और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे तो शॉपकीपर, बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या किए थे, दुकान भी खोले हुए थे। ट्रांसपोर्ट अच्छे होने के कारण, एजुकेशन अच्छे होने के कारण क्या थी, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होने के कारण पालमपुर डेवलप कर रहा था, और इससे ये बहुत सारी एक्टिविटी क्या कर रहे थे, जो ऑक्यूपेशन थे इसको सपोर्ट कर रहे थे। देखिए आप इसको लिख सकते हैं इसको और डिस्क्राइब करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है 32 है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप, जो मैप दिया गया है वर्ल्ड का, लोकेट एंड लेबल, आपको लोकेट करना है। देखो फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, फर्स्ट है कंट्री वेयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, आपको बताना है वह देश जहां पे फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपको बताना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो ये पूछ रहा है कंट्री वेयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, कहां पे हुआ था, तो फ्रांस में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहां पे हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। तो आप इसको लेबल कर देंगे, यहां पे क्या है, फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा। सेकंड देखो
आइडेंटिफाई करना है आपको। देखो इसमें खिंचपिच करके कर दिया है ना, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, इसमें अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या है, ये आपका पोर्शन, यहाँ पे आप इसको लेबल कर देंगे फ्रांस है। फिर नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टेरिटरी डेट वाज अंडर जर्मन एक्सपेंशन नाजी पावर। वह आपको बताना है कि जब नाजी का एक्सपेंशन हुआ तो कौन सी टेरिटरी, जो ये सेकेंड पार्ट दिखा रही है, ये कौन सी टेरिटरी है जो नाजी के अंदर थी, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क। या कौन सा एरिया है, डेनमार्क जो शहर था ये नाजी के अंडर था, इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इंडिया के मैप में देखो पीछे क्वेश्चन क्या था, अन्नाई मुदी पीक को करना है लोकेट और स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया करना है। पहले हम अन्नाई मुदी को करते हैं, तो अन्नाई मुदी कहाँ है, केरला के इस एरिया में, केरला के इस एरिया में क्या है आपका अन्नाई मुदी है, क्या है अन्ना मुद्दी है, क्या है अन्ना मुदी। पीछे वाला करना था, देखो पीछे क्वेश्चन देखो क्या करना था, अन्ना मुदी करना था, अन्ना मुदी पिक, तो अन्ना मुदी पिक का है, ये केरला के पास है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट आपका स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, जनसंख्या के हिसाब से आपको छोटा सा स्टेट बताना है, तो ये है क्या है आपका एरिया के हिसाब से, सॉरी क्वेश्चन है इसमें, देखो क्वेश्चन इसमें देखिए जनसंख्या नहीं है, देख क्वेश्चन देखिए क्या है, स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा एरिया क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा एरिया क्या है, तो आप इसको लेबल कर देंगे गोवा को, क्या करेंगे गोवा को। अब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये बोल दिया, अगर आपसे बोल दे कि जनसंख्या के हिसाब से, जो मैं गलती से बोल दिया था, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा छोटा है, तो आप वहां पे क्या कर देंगे आंसर, सिक्किम। क्या आ जाएगा, सिक्किम। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया के हिसाब से ना, तो एरिया के हिसाब से तो गोवा हो गया, लेकिन अगर पेपर में आ गया कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बताइए, जनसंख्या के हिसाब से बताइए कि छोटा स्टेट कौन सा है, तो उसमें आप सिक्किम बता देंगे। ये जो था, ये था इस चैप्टर का, इस सैंपल पेपर का, सैंपल पेपर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। मिलते हैं हम आपसे क्लास 9th के ही सेकेंड सैंपल पेपर, उस सवाल के सेकेंड सैंपल पेपर के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे, ओके, थैंक यू।